तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशिंग और उसके साथ ही इंपीरियल कोर्ट एग्जाम के फाइनल राउंड में उतर चुके हैं, जहां पर इन चारों को काफी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट का मुकाबला करना पड़ा। हालांकि इन चारों ने अपना बेस्ट देते हुए इस मुकाबले में परफॉर्म कर सबका दिल जीत लिया। इनमें से बस शुआन युआन ही हार गया था, क्योंकि उसका अपोनेंट था हानशी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही हमें वो मिस्टीरियस बंदा जेंशु दिखाया गया, जिसने बड़े ही ब्रूटली अपने अपोनेंट को हरा दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ट की कहानी दिखाई गई, जहां पर लीशान सोर्डसेक के कल्टीवेटर्स डीमंस का मुकाबला करने पहुंच चुके थे। हानशी कह रहा था कि इस बार के डीमंस काफी फियर्सली अटैक कर रहे, ये बैटल आसान नहीं होने वाली। जिस पर जियान कहने लगी कि हमने अभी तक न जाने कितने ही सारे डीमंस का खात्मा किया, लेकिन ये डीमंस तो समय के साथ और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे, ऐसा लगता है कि इस जंग का कोई अंत नहीं होगा। जिस पर फे बायू कहने लगा कि जियान तुम्हारा सीनियर यहाँ पर मौजूद है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम खुद को रिकवर कर लो। और उतने में डीमंस ने इन लोगों पर हमले करना शुरू कर दिए, तो लीशान सोर्डसेक के डिसाइपल्स ने भी उन्हें तगड़ी टक्कर दी। वेल यहाँ पर फी बायू जियान के आसपास रहकर उसे प्रोटेक्ट करने लगा। साथ ही उसने अपने सामने आने वाले हर एक डीमन का खात्मा कर दिया, और वो भी बिना खुद की परवाह किए। इसी दरमियान एक और डीमन जियान पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, मगर फी बायू ने बीच में आकर उस डीमन के गले में अपनी तलवार उतार दी। इसी चक्कर में वो खुद भी काफी ज्यादा घायल हुआ था, लेकिन फिर भी उसने जियान को प्रोटेक्ट किया। यहाँ पर जियान ने देखा कि फी बायू बुरी तरह से घायल है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। तो फी बायू उसे समझाने लगा कि ये तो तुम्हारी सीनियर की ड्यूटी थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। और ये सुनते साथ ही जियान काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। तब तक इनके साथियों ने बाकी सभी डीमंस को निपटा दिया था। साथ ही लीशान सोर्डसेक के दूसरे डिसाइपल फी बायू से कहने लगे कि मेरे भाई तुमने तो सारा लाइमलाइट ही चुरा लिया, अब जियान ये समझेंगे कि तुम ही उसके अच्छे सीनियर हो, हमारी तो मेहनत गई पानी में। और उतने में फी बायू जियान से कहने लगा कि बताओ हमारी सेक्ट का क्या रूल है। जिस पर जियान कहती है कि हम एक साथ मरेंगे और एक साथ जिएंगे, हार भी साथ होगी और जीत भी साथ सेलिब्रेट होगी। जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम लीशान सोर्डसेक के लोग कभी पीछे नहीं हटते। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। फे बायू जेंगशु के हाथों बुरी तरह से घायल हो चुका था, और यही सब देखकर जियान काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। साथ ही वहाँ मौजूद लोग कहने लगे कि आज तक इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में कोई भी इतनी बुरी तरह से घायल नहीं हुआ था, ऐसा लगता ही नहीं कि इस बंदे के बचने की उम्मीद होगी। और वहीं पर जियान अपने सीनियर की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। साथ ही साथ उसे जेंगशु पर भी गुस्सा आ रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में जेंगशु से कहने लगी कि इंपीरियल कोर्ट एग्जाम का क्लियरली रूल है कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट हारने की कगार पर आ जाए तो उस पर हमला मत करो। इस एग्जाम का तो सोल पर्पस यही है कि पावरफुल होने के बावजूद भी तुम अपने ओपोनेंट को खत्म नहीं कर सकते, मगर फिर भी तुमने सारे नियमों को अपने पांव तले चकनाचूर करते हुए मेरे सीनियर को घायल किया। तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए कि तुमने अपनी पावर का मिसयूज करते हुए दूसरे को हर्ट किया। मगर जेंगशु इस पर कोई जवाब नहीं देता। तो इस तरह से फाइनल राउंड का पहला पड़ाव पूरा हो चुका था, और उतने में ही एग्जाम के सुपरवाइजर ने अनाउंस किया कि इस राउंड को टोटल 8 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें लीशान सोर्डसेक के दोनों डिसाइपल हानशी और जियान शामिल हैं। इन्हीं के साथ जायशांग पवेलियन के जेंगशु ने भी अपना दबदबा कायम किया। साथ ही फाई कैपिटल का सीमालू और सीजियान टेम्पल की शाओलिन भी इसमें शामिल हैं। और सबसे टॉप पर आते हैं स्टेट रिलीजियस एकेडमी के 3 डिसाइपल, जिनमें है चेन चांगशिंग, लियो हेंग और टांग 36। उनका नाम सुनते साथ ही शुआन युआन तो काफी जोर जोरों से चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि बस अब इस कंपटीशन को जीत कर ही वापिस आना, और अब इन सारे कॉन्टेस्टेंट में एक और राउंड होगा। वेल यहाँ पर जियान ने जैसे ही मैजिकल डोर के अंदर इंटर किया, उसे अपने सामने जेंगशु नजर आता है। उसे तो देखते साथ ही जियान के मानो खून में ही आग लग गई थी। जेंगशु ने उसके सीनियर के साथ जो कुछ भी किया, जियान अब उसका बदला लेना चाहती है। वो फटाफट से अपनी हेवी सोर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जेंगशु से कहने लगी कि तुमने मेरे सीनियर को घायल किया, तो अब उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वो अपनी हेवी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए जेंगशु पर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन वो
बंदा बड़ी आसानी से उसके हमलों को डॉच करते हुए पीछे हट रहा था, जिसके बाद वो जियान को पीछे की तरफ पुश करते हुए कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी सीनियर को घायल किया, लेकिन मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और इसलिए इस मुकाबले को जीतना ही मेरा मकसद था। जो सुनकर जियान उस पर गुस्से में आकर अटैक करते हुए कहने लगी कि तुमने पैसों की खातिर मेरे सीनियर को घायल किया, पता नहीं उनके साथ अब क्या होगा। और उतने में ज़ेंगशु उसके अटैक को काउंटर करते हुए जियान को वहीं पर बेहोश कर देता है। अगर वो चाहता तो जियान को भी बुरी तरह से घायल कर सकता था, लेकिन ज़ेंगशु ने ऐसा नहीं किया। इतना ही नहीं, उसने तो जियान को बड़े ही रोमांटिक अंदाज में होल्ड कर लिया। ये सब देखकर तो लोगों के होश ही उड़ गए। वो कह रहे थे कि ज़ेंगशु तो बड़ी आसानी से इस मुकाबले को जीत चुका है। उन्हें तो लगा ही नहीं था कि उन्हें ज़ेंगशु जैसे ब्रूटल बंदे की रोमांटिक साइड भी देखने को मिलेगी। वो लोग कह रहे थे कि ज़ेंगशु तो बड़ा ही खतरनाक हत्यारा है, उस अकेले बंदे ने ही न जाने कितने ही सारे डीमंस का खात्मा किया था और उसकी इसी कामयाबी की वजह से उसे मिलिट्री में काफी अच्छी आउटस्टैंडिंग मेरिट हासिल हुई। ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा थोड़ा सा पागल है, अगर उसका बर्जर्क मोड एक्टिवेट हो जाए तब वो काफी ज्यादा भयानक बन सकता और इसी वजह से ये बंदा मैड ज़ेंगशु के नाम से भी फेमस था। लोग कह रहे थे कि कोई भी वॉरियर इस मैड ज़ेंगशु से पंगे लेना नहीं चाहता, अगर कोई इसके हत्थे चढ़ गया तो फिर उसका सर्वनाश है। अब ये सुनकर शियानियनपो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो तो दुआ कर रहा था कि उसके सीनियर चांगशेंग का मुकाबला इस ज़ेंगशु के साथ ना हो, वरना चांगशेंग की जीतने की उम्मीदें कम हो जाएगी। और अब हमें चांगशेंग का अरीना दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अपोनेंट उसकी ही डिसाइपल लियो हेंग थी। मगर ये दोनों फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बोट में बैठकर चांगशेंग अपने डिसाइपल का इलाज कर रहा था। पिछले राउंड में लियो हेंग अपने अपोनेंट के हाथों बुरी तरह से घायल हुई थी, तो चांगशेंग अपने गोल्डन निडल का इस्तेमाल करते हुए उसके मेरिडियंस को टेम्पर करने लगा। साथ ही वो लियो हेंग से कहता है कि आगे चलकर तुम कभी भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगी, ये तुम्हारे मास्टर का हुक्म है। तो भी बड़े ही क्यूट अंदाज में दांत निकालते हुए हाँ बोलने लगी। उसे तो अच्छा लग रहा था कि उसका मास्टर उसे इतना ज्यादा प्यार दिखा रहा। वहीं पर कुछ डिसाइपल तो ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि ये एक मार्शल कॉन्टेस्ट है, लेकिन चांगशेंग तो अपना दवाखाना खोल कर बैठ गया। अरे बाप रे, अब तो इन लोगों ने हद पार कर दी। देखो तो ये वहाँ पर पेस्ट्री खा रहे, ये तो रूल्स के खिलाफ है। इन दोनों को जल्दी से कॉन्टेस्ट से भगा देना चाहिए। जो सुनते साथ ही शियान युआन कहने लगा कि कॉन्टेस्ट के दरमियान पेस्ट्री खाना अलाउड नहीं, ऐसा तो कोई रूल मैंने नहीं सुना था। जो सुनते साथ ही वो बंदा एग्जामिनर से कहने लगा कि अब आप ही इसका फैसला लीजिए। तो बंदा फटाफट से एग्जाम के रूल बुक को चेक करते हुए बताने लगा कि पेस्ट्री खाने का तो यहाँ पर कोई जिक्र नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि इन दोनों ने किसी भी रूल को ब्रेक नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ चांगशेंग और उसके डिसाइपल काफी मजे के साथ चाय और पेस्ट्री को एंजॉय करने लगे। इंपीरियल कोर्ट एग्जाम के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, जहां पर दो लोग मुकाबला करने के बजाय साथ में ही मजे कर रहे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम सीमालो नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि टांग 36 का अपोनेंट था। उसने जैसे ही टांग 36 पर अटैक किया, यहाँ पर अपनी मेपल लीफ की टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते उसने एक ही सेकंड में उस बंदे को हरा दिया था। वो सीमालो से कहने लगा कि तुम तो मेरे पहले अपोनेंट के मुकाबले 10% भी पावरफुल नहीं हो। वही दूसरी तरफ शाओलियान का अपोनेंट था हानशी। तो उस बंदी ने वहाँ आते साथ ही हानशी के सामने हार मान ली। दरअसल उसे पता था कि हानशी कितना ज्यादा पावरफुल है और ये बंदी पावर्स की रिस्पेक्ट करती थी। वहीं पर हानशी भी उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इस बंदी ने उसका जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। और सरप्राइजिंगली ये राउंड बड़े ही इजीली खत्म हो गया था। साथ ही एग्जामिनर अनाउंस करता है कि अब अगले राउंड के लिए 4 लोगों ने क्वालिफाई किया, जिसमें है स्टेट रिलीजियस एकेडमी का चेन चांगशेंग और टांग 36, लीशान सोर्डसेक का हानशी और जाइशांग पवेलियन का ज़ेंगशु। वही दूसरी तरफ मास्टर मिलिशा चांगशेंग से कहने लगे कि तुमने अभी तक अपनी एबिलिटीज को प्रूव किया, तुम्हारी ड्रैगन ब्लड लाइन ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में काफी अच्छे से मदद की, लेकिन अब तुम्हारा मुकाबला बड़ी भयानक जीनियस से होगा। यहाँ पर तुम सिर्फ अपनी ब्लड लाइन के भरोसे जीत हासिल नहीं कर सकते। तो चल बच्चे, अपनी काबिलियत दिखाकर हम सबका दिल जीत ले। और तब तक एग्जामिनर ने फाइनल राउंड के तीसरे पड़ाव की अनाउंसमेंट कर दी। यहाँ पर हानशी और चांगशेंग के दिल में बस एक ही सवाल था कि क्या मेरे अपोनेंट तुम होंगे। और अब मैजिकल डोर को क्रॉस करते हुए ये लोग स्पेस में पहुंच गए। वेल, यहाँ पर हानशी का अपोनेंट था टांग 36 और वहीं पर चांगशेंग का अपोनेंट था ज़ेंगशु, जो कि बड़ी आराम से बैठकर चांगशेंग के आने का इंतजार कर रहा था। ये सब देख शियानयुआन अपना सिर पकड़ते हुए कहने लगा कि जिस बात का मुझे डर था वही हो गया। तो लियो हेंग उसे बताती कि तुम्हें टांग
टांग 36 की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो बंदा काफी ज्यादा शातिर है। अब उसे क्या ही पता कि शियान्युआन तो जेंगशु को लेकर परेशान था। वही दूसरी तरफ हानशी टांग 36 से कहने लगा कि तुम्हारी इंजरीज काफी ज्यादा सीवियर है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस मुकाबले को यहीं पर क्विट कर दो। तो टांग 36 बड़े ही कूल अंदाज में अपनी तलवार को पुल करते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुमने अपने बारे में सोचना चाहिए, मेरी फिक्र करना बंद कर दो। तो हानशी भी गुस्से में अपनी सोड को रेस करते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम स्टेट रिलीजियस एकेडमी के बंदे इतनी ज्यादा जिद्दी कैसे हो, तुम लोगों को तो समझ ही नहीं आता कि कब पीछे हटना चाहिए। और इतना कहते साथ ही यहाँ पर हानशी ने अपने एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। जो देख टांग 36 उससे कहने लगा कि तुम्हारी ये कंसीलिंग आयरी किसी काम की नहीं, अब तुम बस देखते जाओ कि कैसे मैं अपनी नई सोड मूव के साथ इसकी धज्जियां उड़ाता हूँ। वेल यहाँ पर उसने मेपल फॉरेस्ट बर्निंग सन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था और फिर उसके एक ही हमले में हानशी की शील्ड चकनाचूर हो गई। जो देख हानशी उसकी मूव की तारीफें करते हुए कहने लगा कि तुमने तो अपनी एक ही स्लैश में मेरी इटरनल नाइट की धज्जियां उड़ा दी, तुम्हारी ये सोड मूव मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, जिसे देखते साथ ही लीशान सोड सेक का मास्टर कहने लगा कि हानशी को तो बस क्यूशान ही हरा सकता है। इधर टांग 36 ने अपनी मेपल फॉरेस्ट टेक्निक की मदद से वहाँ पर आग लगा दी। जो देख हानशी कह रहा था कि तुमने वाकई मुझे इम्प्रेस कर दिया, मगर टांग 36 पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और वहीं पर हानशी अपनी फाइनल ब्लो के लिए उस पर छलांग लगा देता है। इस पल में सबके दिल की धड़कनें मानो थम सी गई, क्योंकि यही मूव इस मुकाबले का फैसला करेगी। वहीं पर टांग 36 हानशी को अपने काफी करीब आने देता है और फिर उसने अचानक से ही बोल दिया कि मैं तो हार मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते साथ ही हानशी को इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए खुद को रोकना पड़ा। वहीं पर टांग 36 आराम फरमाने के लिए जमीन पर लेट जाता है। वो हानशी को बताने लगा कि थोड़ी देर पहला मैंने जिस मूव का इस्तेमाल किया था उसमें मैंने अपने सारे ट्रू सेंस को दाव पर लगाया। मैं जानता था कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे सामने थोड़ा सा शो ऑफ किया जाए। और देखो तो मेरा ये पैंतरा काम कर गया, तुमने खुद अपने मुंह से मेरी तारीफ की। जो सुनते साथ ही हानशी उससे कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा दिलचस्प हो। तो टांग 36 उससे कहने लगा कि शुक्र मनाओ मेरा ट्रू सेंस खत्म हो गया, भले ही मैं तुम्हें हरा नहीं पाता लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत थका तो जरूर सकता हूँ। और मेरी एक बात नोट कर लो, तुम्हारा फाइनल अपोनेंट होगा चेन चांगशिंग, जो कि मेरा मास्टर है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो तुम्हें तगड़ी टक्कर देगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम चांगशिंग और जेंगशु को देख पाते हैं। जेंगशु चांगशिंग से कह रहा था कि तुम पर काफी बड़ा दाव लगा है, सो अगर तुम हारे तो सारा पैसा मुझे मिलेगा और मुझे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। और इतना कहते साथ ही उसने चांगशिंग पर अटैक करने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो चांगशिंग बड़ी तेज रफ्तार के साथ पीछे की तरफ मूव होते हुए उस बंदे से पूछने लगा कि क्या तुमने इंपीरियल कोर्ट एग्जाम को इसलिए ज्वाइन किया ताकि तुम पैसा कमा सको। और अब यहाँ पर चांगशिंग ने भी अपनी ट्रू एसेंस वाली तलवार को फॉर्म कर लिया था, जिस पर जेंगशु कह रहा था हाँ बिल्कुल मुझे पैसों की जरूरत है, थोड़े नहीं बल्कि ढेर सारे पैसों की जरूरत है। और अब यहाँ पर उसने अपने ब्लड वुल्फ के फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। तो चांगशिंग उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, लेकिन जेंगशु तो छलांग लगाते हुए उसके काफी करीब पहुंच चुका था। यहाँ पर वो अपने शार्प नाखूनों की मदद से चांगशिंग को घायल करने की पूरी कोशिश करने लगा, मगर चांगशिंग बड़ी तेजी के साथ उसकी हर एक कोशिश को नाकाम करने लगा। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि मेरे ड्रैगन ब्लड की वजह से मुझे काफी सारी स्ट्रेंथ और स्पीड मिली, मगर ये बंदा डिमोनाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे काफी तगड़ी टक्कर दे रहा, ये तो मेरी स्पीड को काफी आसानी से बीट कर पा रहा है। सो ये बात माननी पड़ेगी कि इस बंदे के पास बड़ी ही यूनिक एबिलिटीज हैं। और चांगशिंग की इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए जोंगशु ने उसे घायल कर दिया। अब यहाँ पर चांगशिंग की बॉडी से खून बह रहा था और उसी ब्लड के स्मेल से जेंगशु को तकलीफ होने लगी, उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई थी। वो खुद से ही कहने लगा कि ना ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। चांगशिंग भी उसकी हरकतें देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, जिसके बाद वो अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए जेंगशु को आइस क्रिस्टल में ट्रैप कर लेता है। वेल यहाँ पर चांगशिंग ने जेंगशु को सप्रेस करने के लिए ड्रैगन ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया था, मगर जेंगशु बड़ी खतरनाक ऑरा रिलीज करते हुए इस प्रिजन से बाहर आ जाता है। ये सब देखकर तो चांगशिंग की भी होश उड़ गए। जेंगशु को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, साथ ही साथ उसकी बॉडी में भी बदलाव होने लगे। वो चांगशिंग से कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना हम दोनों में से कोई
एक जब तक मारा नहीं जाता तब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। और अब काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ जिंगशु का फॉर्म पूरी तरह से बदल गया। यहाँ पर हमें ईवल वुल्फ को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं, जो कि चांगशिंग पर गुर्राने लगा। वेल, जिंगशु की इस फॉर्म को देखकर तो ऑडियंस भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वहीं पर प्रिंस चेनलियो को भी चांगशिंग की फिक्र हो रही थी। प्रिंस कहने लगा कि बंदा बर्जर्क मोड में जा चुका है, अब इसका ट्रू एसेंस 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बनेगा। अभी बंदा गॉड ऑफ स्लॉटर बन चुका है। जिस पर जनरल जवाब देते हुए कहने लगा कि पिछली बार जब ये बर्जर्क मोड पर गया था तभी इसने हजारों डीमंस को अकेले ही निपटा दिया था। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चांगशिंग इस मुकाबले में हारने वाला है। और अब यहाँ पर जिंगशु चांगशिंग पर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। चांगशिंग भी उसकी पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो लगातार उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर स्लैश अटैक रिलीज करने लगा, लेकिन जिंगशु पर तो इन स्लैशेस का कोई असर नहीं होता। और अब इन दोनों की पावर्स में एक जोरदार क्लैश हो जाता है, जिसमें जिंगशु ने बड़े इजीली चांगशिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर चांगशिंग सोच रहा था कि मेरी मेरिडियंस तो ऑलरेडी ब्रोकन हैं, यानी कि मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे तो बस अपने डेस्टिनी स्टार को बर्न करके ट्रू एसेंस को हासिल करना होगा, तभी जाकर मैं इस बंदे के सामने टिक सकता हूँ। लेकिन अगर मैं लगातार अपनी बॉडी को बर्न करता रहा तो मेरा डेस्टिनी स्टार ही मुझे खत्म कर देगा। मुझे कुछ भी करके पता लगाना होगा कि जिंगशु को अचानक से क्या हो गया। वेल, इसी दरमियान चांगशिंग ने जिंगशु के न जाने कितने सारे अटैक को डॉज कर लिया। वो बिल्कुल भी जिंगशु के हत्थे नहीं लगता। और उतने में जिंगशु ने अपने मल्टीपल फॉर्म्स को समन करते हुए चांगशिंग पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हो जाता है। वेल, वहाँ पर काफी सारा स्मोक फैलने की वजह से एल्डर्स बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे थे कि इस मुकाबले में हो क्या रहा। मगर जनरल शिजू कहने लगा कि मेरे ख्याल से मुकाबला यहीं पर खत्म हो चुका है। जिंगशु ने चांगशिंग को एक तो खत्म कर दिया होगा या फिर बुरी तरह से घायल किया होगा। वहीं पर लियो हेंग और शियान युआन भी अपने मास्टर के लिए बड़े ही ज्यादा फिक्रमंद हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है। और अब हमें दिखाया जाता है कि चांगशिंग ना ही जिंगशु के हाथों मारा गया था और ना ही घायल हुआ था। उसने तो अपने आइस क्रिस्टल की मदद से जिंगशु के सारे फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर वो जिंगशु की हार्ट बीट को सुन पा रहा था, जो कि काफी ज्यादा अजीब थी। साथ ही चांगशिंग ने नोटिस किया कि जिंगशु की बॉडी में मौजूद ब्लड का फ्लो अचानक से रिवर्स हो चुका और इसी वजह से वो एक्सेसिव डिमोनाइजेशन का शिकार हो गया था। इसलिए चांगशिंग फटाफट से इन सारे सिम्टम्स के बारे में चेक करने लगा। उसे पता था कि 3000 स्क्रिप्चर में इसका जिक्र जरूर होगा। और अब यहाँ पर चांगशिंग को पता चला कि हमारी बॉडी में 12 मेरिडियंस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती। यही 12 मेरिडियंस हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकती। लेकिन इस बंदे की बॉडी में एक और हिडन मेरिडियन शामिल है और उसे एक्स्ट्रा मेरिडियन की वजह से इसके दिल में काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो रिलीज हो रहा। तो जब भी इसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा इसकी सोल पूरी तरह से अनस्टेबल होगी और फिर ये बंदा खुद को पूरी तरह से भुलाकर एक डीमन में बदल जाता। इसी को कहा जाता है सोल लॉस सिंड्रोम, यानी कि इस बंदे ने किसी भी डिमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये तो इसकी एक बीमारी है। और अब चांगशिंग उसके एक्यूपॉइंट्स पर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश कर देता है। वो जान गया था कि सोल लॉस सिंड्रोम कितना ज्यादा भयानक है और जिंगशु इसे काफी दिनों से झेल रहा था, यानी कि इस बंदे ने बहुत कुछ सफर किया था और इसी वजह से चांगशिंग को उसके साथ हमदर्दी हो गई। अब जैसे ही जिंगशु ने उस पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, चांगशिंग फटाफट से अपनी गोल्डन निडल को समन कर लेता है। वो कह रहा था कि मुझे कुछ भी करके अपनी गोल्डन निडल्स का इस्तेमाल करके इसकी मेरिडियंस को स्टेबलाइज करना होगा। इसलिए चांगशिंग ने अपनी निडल सबसे पहला तो जिंगशु के माथे में पियर्स कर दी। वेल, इसे कहा जाता था डीमन पैलेस। वेल, उसके ऐसा करते साथ ही जिंगशु की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। ये सब देखकर जनरल को तो चांगशिंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि चांगशिंग तो इस बंदे के बर्जर्क मोड को डीएक्टिवेट करने की जरूरत दिखा रहा है। जिस पर लीशान सोर्सेक का मास्टर कहने लगा कि ये तो होने से रहा। हाँ, ये बात और है कि चांगशिंग अपनी आखिरी सांस तक जिंगशु को नॉर्मल करने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं पर चांगशिंग ने अपनी दूसरी गोल्डन निडल उसके हाथ में पियर्स कर दी थी। इसे डीमन फेथ कहा जाता है। जैसे ही जिंगशु ने उस पर लात जड़ी, चांगशिंग तुरंत ही उस पर भी गोल्डन निडल स्टैप कर देता है। वेल, इसे डीमन रैम्पेंट कहा जाता था। और अब एक बार फिर से उसने अपनी गोल्डन निडल जिंगशु की बॉडी में पियर्स कर दी थी और इसे कहा जाता है द डीमन हार्ट। अभी देखकर जनरल तुरंत ही अपनी जगह से उठ गया। वो कंफ्यूज होते हुए गुस्से में पूछने लगा कि आखिर ये चांगशिंग करना क्या चाहता, मुझे तो इसकी कोई चाल समझ नहीं आ रही। तो इसका जवाब दिया ग्रैंड होली फादर ने। वो कहने लगे कि इस टेक्निक को 13 डीमन निडल कहा जाता है। जो सुनते साथ ही प्रिंस चेनलियो तो काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है सीनियर, मैंने तो सुना था कि ये टेक्निक 200 सालों पहले
लॉस्ट हो गई। तो फिर ये बंदा एक लॉस्ट हुई टेक्निक को परफॉर्म कैसे कर पा रहा। वहीं पर ली शान सोर्ड सेक का मास्टर भी अमेज होते हुए कहने लगा कि ये तो एक्यू पॉइंट की एक प्रोफाउंड आर्ट है, भला इसके जैसा बच्चा इसे परफॉर्म कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग जिंगशु की बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर अपनी गोल्डन निडल को पियर्स करने लगा और इसी मेरिडियन के टेम्पर होने से जिंगशु का डिमोनाइजेशन का नेचर थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। इनफैक्ट उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि चांगशिंग उसके साथ ये क्या कर रहा। वहीं पर चांगशिंग ने अपनी 12 निडल्स को तो अलग अलग पॉइंट्स पर सेट कर दिया था और अब वो अपनी सबसे आखिरी निडल में फायर पावर को ऐड कर देता है, जो कि जिंगशु की सोल को स्टडी करके उसकी स्पिरिट को सप्रेस करेगी और इस आखिरी निडल को डीमन सील कहा जाता था। चांगशिंग के ऐसा करते साथ ही जिंगशु की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो गई और उसने उन सारी निडल्स को बाहर निकाल लिया था। मगर तब तक चांगशिंग ने अपना काम कर दिया था। उसने जिंगशु की स्पिरिट को सप्रेस करते हुए सोल को स्टेबलाइज कर दिया और अब यहाँ पर जिंगशु बेहोश होकर गिरने लगा और इसी पल में हमें जिंगशु की पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। जब जिंगशु छोटा था तभी से उसे काफी अजीब दौरे पड़ते, वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए किसी पर भी हमले करने लगता। इसलिए टाउन के लोग जिंगशु की मदर को तरह तरह के ताने सुनाते थे। उनके हिसाब से जिंगशु को जंजीरों में बांधकर रख देना चाहिए, वरना ये बच्चा पूरे टाउन के लिए खतरा बनेगा। सभी लोगों का मानना था कि जिंगशु का नसीब काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि वो काफी छोटी उम्र से ही ऐसी भयानक बीमारी का शिकार हो गया। लोग तो जिंगशु की मदर को यहाँ तक भी सलाह देने लगे कि तुमने अपने ही बेटे का खून करना चाहिए, वरना तुम्हारा ये मॉन्स्टर हम सबको निगल जाएगा। वेल, यही सारी बातें सुनकर जिंगशु को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे याद आने लगा कि उसकी मदर उसके लिए कितनी ज्यादा आंसू बहाती थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा भी दूसरे लोगों जैसा नॉर्मल हो जाए, इसलिए उसने कई सारे हीलर से भी बात की, मगर वो हीलर्स उसे बताते कि जिंगशु की बीमारी काफी ज्यादा अजीब है। ऐसा मैडनेस तो हमने आज तक नहीं देखा। हमारे पास कुछ ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हम जिंगशु के मैडनेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते, मगर वो दवाइयाँ इतनी ज्यादा महंगी है कि तुम कभी भी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तो जिंगशु की मदर के पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उसने दाव पर लगा दिया ताकि वो अपने बेटे को नॉर्मल कर सके। उसने कई सारे लोगों से कर्जे उठाए, मगर फिर भी जिंगशु का इलाज हो नहीं पाया और फाइनली उसकी मदर की भी मौत हो गई। उस दिन जिंगशु ने अपनी मदर से वादा किया था कि भले ही मैं अपने मैडनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल करके डीमंस का खात्मा करूंगा। इस तरह से मुझे मिलिट्री से काफी अच्छी मेरिट हासिल हो सकती और फिर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके तुमने मेरी दवाइयों के लिए जो कर्जा लिया था मैं उसे चुका दूंगा। वेल, यहाँ पर जिंगशु को अपना सारा ह्यूमिलिएशन याद आने लगा। बचपन में उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था एक ऐसी बीमारी के लिए जिसमें जिंगशु की खुद की कोई गलती नहीं थी और उसी वक्त उसे अपने सामने चांगशिंग नजर आया, जिसने हाथ बढ़ाते हुए जिंगशु को उठा लिया था। उसकी मदर के अलावा बस चांगशिंग ही एक ऐसा शख्स था जिसने जिंगशु के साथ हमदर्दी दिखाई। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर चांगशिंग जिंगशु को संभाल रहा था। चांगशिंग उसे बताने लगा कि तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स करना होगा, साथ ही अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करो, इससे तुम्हारा माइंड पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। तो जिंगशु भी उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और थोड़ी देर में उसने देखा कि उसका बर्जक मोड अपने आप डीएक्टिवेट हो गया। ये सब देखकर जिंगशु को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उसने अपनी मैडनेस की रेज में किसी को घायल नहीं किया, क्योंकि उसके सामने इस दुनिया का सबसे समझदार बंदा था। जिंगशु भी उसे हैरान होते हुए कहने लगा कि तुमने तो बड़ी आसानी से मुझे मेरे सेंसेस को रीगेन करवाने में मदद की। जिस पर चांगशिंग बताने लगा कि तुम्हारी मेरिडियंस दूसरे लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा अलग हैं और इसी वजह से तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते और शायद इसी वजह से तुमने एक्सीडेंटली फेई बायू को भी बुरी तरह से घायल कर दिया, जबकि तुम्हारा उसे इंजर्ड करने का कोई इरादा नहीं था। तो जिंगशु थोड़ा सा सरप्राइज होकर चांगशिंग से पूछता है कि मैं तो तुम्हारा अपोनेंट हूँ, फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो चांगशिंग उसे बताने लगा कि जब तुम्हारा बर्जर्क मोड एक्टिवेट हुआ था उसी वक्त तुमने मुझे वहाँ से भागने के लिए बता दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम जानबूझकर किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते, यही रीजन है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की। उतने में जिंगशु बेहोश होते हुए उससे कहने लगा कि प्लीज मेरी इस बीमारी को क्योर करो। वेल, इस मुकाबले का अंत भी काफी ज्यादा यूनिक हुआ। हमारे चांगशिंग का ओपोनेंट उसी की गोद में सो गया था और यही देखकर सभी के होश उड़ गए। जनरल कह रहा था कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा
कि चांगशिंग ने अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके जिंगशु को हरा दिया। वहीं पर दूसरी एल्डर कहने लगी कि इस बंदे की जितनी भी तारीफें की जाए वो कम है। इसकी स्पीड को कोई बीट नहीं कर सकता और ना ही इसके नॉलेज को। ऐसा जीनियस तो हजारों सालों में एक बार पैदा होता। वहीं पर प्रिंस चेनलियो भी चांगशिंग के इस रवैये से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। वो कहने लगा कि मैंने तो इसके जैसा नेक दिल बंदा आज तक नहीं देखा। इसने अपने ओपोनेंट को हराया नहीं बल्कि उसकी मदद की है। इधर टांग 36 शुआनयुआन के पास पहुंच गया था। उससे कहता है, अरे गेंडे तू तो बड़ी बुरी तरह से पिट गया। जिस पर शुआनयुआन कह रहा था कि जरा शीशे में अपनी शक्ल देख, तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खस्ता हो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू अभी तक जिंदा कैसे बच गया। जिस पर टांग कहता है कि मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि उस हांशी ने अपनी तलवार की धार से तेरी जुबान पर वार क्यों नहीं किया। अरे फाइनली चांगशिंग और हांशी आमने सामने आ गए। सभी लोग इन दोनों के लिए काफी ज्यादा चीयर्स कर रहे थे। इन्हीं दोनों में होगी इंपीरियल कोर्ट एग्जाम का फाइनल मुकाबला। तो देखते हैं इन दोनों में बाजी कौन मारेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।